इज़राइल और फ़िलिस्तीन की हिस्ट्री आप थोड़ा-सा जान लीजिए। अभी जो लड़ाई चल रही है इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में या इज़राइल और हमास के बीच में, क्योंकि हमास बहुत उभर कर आया है एक्चुअली। तो हुआ ये था एक्चुअली कि 1945 से पहले, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हिटलर ने यहूदियों को मिटाने की कसम खा ली थी। तो उसने क्या किया था कि दुनिया भर के जितने भी यहूदीस हैं उन सबको पकड़ पकड़ के मार के उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, यानी कि सैकड़ों की संख्या में बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारे यहूदियों को पकड़ के रखा गया। उनको जहरीली गैस दे के मार देता था, जिंदा गड्ढे में गाड़ देता था। और इस तरीके से आप ऐसा मत पूछिए कि यहूदियों पर क्या अत्याचार नहीं हुआ है। अगर दुनिया में एक कोई कौम है जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है तो वो है यहूदी, या उनको ज्यूस भी बोलते हैं हम। तो 1945 से पहले लगभग लगभग ज्यूस यानी कि यहूदीस लगभग लगभग खत्म ही कर दिए थे इसने, हिटलर ने। तो उसके बाद तो 1945 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने और अमेरिका ने और बाकी जो पश्चिमी देश हैं उन सब ने मिलकर पैलेस्टाइन यानी कि फिलिस्तीन नाम का एक देश है। फिलिस्तीन में क्या है कि फिलिस्तीन का इतिहास ये है कि फिलिस्तीन एक देश है, यहूदी बहुत समय से रहते थे। तो फिलिस्तीन में यहूदियों का वजूद है और ये फिलिस्तीन में यहूदी बहुत सालों से रहा करते थे, यानी कि आप समझिए बहुत पुश्ते नहीं, मतलब आप जितना साल बोल सकते हो उतने सालों से रहा करते थे। उनके दादा परदादे परदादे के परदादे वो सब वहां रहते थे, उनकी जमीन थी, उनकी जायदाद थी और फिलिस्तीन में वो रहते थे, पर बहुत छोटी संख्या में रहते थे। और उस समय लेकिन यहूदियों के पास अपना कोई देश नहीं था, यानी कि इज़राइल जैसा कोई देश या कोई देश का अस्तित्व नहीं था। तो देश जो था वो था मुसलमान देश जिसका नाम है फिलिस्तीन। तो मुस्लिम देश फिलिस्तीन, उसको काट के यानी कि फिलिस्तीन का 44% हिस्सा निकाल के उसको बना दिया गया इज़राइल। बाकी 48% जो है वो रहा फिलिस्तीन और बाकी जो 8% रहा वो जेरूसलम नाम की एक जगह है, वो उसको रखा यूएनओ अपने पास, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होगा ना, उस पर इज़राइल का कंट्रोल है ना फिलिस्तीन का कंट्रोल है, वो यूएनओ का कंट्रोल में रहेगा। और वो यूएनओ के कंट्रोल में इसलिए रहेगा क्योंकि जेरूसलम जो है 3 बड़े धर्म या आस्थाओं का केंद्र है। मुसलमानों का मक्का मदीना आपने सुना होगा, तो मुसलमानों का मक्का मदीना जो है वो सऊदी अरेबिया में है। तो सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना के बाद अगर तीसरी सबसे पवित्र स्थान या तीसरा पवित्र कोई मस्जिद है तो अल अक्सा मस्जिद जो है वो जेरूसलम में है। तीसरा मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान वो जेरूसलम में है। दूसरा, जितने भी क्रिश्चियंस हैं यानी कि ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि जेरूसलम में एक गांव है या एक जगह है जहां पर भगवान यीशु का जन्म हुआ था। तो ये वो जगह उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए वो बहुत उनको पवित्र मानते हैं। तीसरा ये कि जो यहूदीज हैं यानी कि ज्यूज हैं वो खुद बोलते हैं कि नहीं, जेरूसलम हमारे लिए हमारा इतिहास है और हम अपने इतिहास को छोड़ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भी बहुत वो पवित्र जगह है। तो इसीलिए इस सारे विवादों की वजह से जेरूसलम को यूएनओ ने अपने पास रख लिया। अब तो ये तो हो गया भूमि का विभाजन का क्षेत्र। अब हुआ ये कि इज़राइल जो है, अब यहूदियों यानी कि ज्यूज के बारे में भी जान लीजिए। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम अगर कोई है तो वो है यहूदीज यानी कि ज्यूज। वो पढ़ने लिखने पर अपना जमीन जायदाद बेचकर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि पढ़ने लिखने वाली कौम है, पहली बात। दूसरी बात, वो रिसर्च में सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं। पूरी दुनिया में अगर कोई एक कौम जो रिसर्च में सबसे ज्यादा पैसा फूंक देती है और उससे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो है यहूदीस, ज्यूज, जो बाकी किसी भी कौम की हैसियत नहीं है, वो हैसियत के बाहर की बात है, जिसकी वजह से वो बहुत ही टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हैं कि 14 मई 1948 में 1948 में इजराइल की स्थापना हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल से पूरी दुनिया में के लोग हथियार खरीदते हैं, उनके जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उनका बहुत पढ़ाई में रिसर्च में उनका बहुत गहरे तक ज्ञान है। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म की शिक्षा या धार्मिक शिक्षा एक हद तक अपनी तरह सीमित रखनी चाहिए। दो अच्छी बात है,
लेकिन जो एक्चुअल साइंस है, जो पढ़ाई लिखाई है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रिसर्च पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हमास हमास एक्चुअली क्या है, हमास की कैसे कैसे अस्तित्व में आया, तो बात यह है कि जब पैलेस्टाइन को काट कर इसराइल बनाया गया, पैलेस्टाइन को काटा गया, 44% इसराइल को दिया गया, 48% पैलेस्टाइन बचा। तो इसराइल ने और बाकी जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, उन्होंने पैलेस्टाइन पर एक पाबंदी लगा दी। पाबंदी क्या लगाई कि वो अपने देश में आर्मी नहीं रख सकते हैं, नेवी नहीं रख सकते हैं, एयरफोर्स नहीं रख सकते हैं, और कोई हथियार दूसरे देश से नहीं खरीद सकते। ये एक प्रतिबंध उन्होंने उन पर लगा दिया, जिसकी वजह से होता यह है कि अगर कुछ भी हो जाए, कभी कुछ भी अगर बीच में कुछ झगड़ा हो या कुछ, तो लड़ने वाला तो है नहीं कोई, क्योंकि उनके पास ना तो आर्मी है, ना नेवी है, ना एयरफोर्स है। तो हुआ ये कि कुछ लोगों ने एक संगठन बनाया, उस संगठन का नाम है हमास। अब उसको एक आतंकवादी संगठन बोला जाता है, पूरी दुनिया में वो प्रचलित है आतंकवादी संगठन के नाम से। तो वो फिर बदला लेता है, पहले फिलिस्तीनियों की तरफ से वो बदला लेता है, या उन पर जो अत्याचार हुए होते हैं, किसी ने किया होता तो उसका वो बदला लेता है, और इजराइल पर गोले मारता है, बंदूकें से फायरिंग वगैरह करता था, ये छोटे मोटे काम करता रहता था। तो जितनी बार भी हमास ने इजराइल पर हमला किया, या खाड़ी के देशों ने जितना भी उसका विरोध किया, और जिसने भी जब भी इजराइल से लड़ाई की, उतनी बार इजराइल ने उन सबको हराया, बहुत आराम से हरा दिया। और हुआ यह कि वो अपने भूमि का, यानी कि अपने देश का विस्तार करता गया, यानी कि पैलेस्टाइन छोटा करता गया। तो जो 1948 में, यानी कि 1948 में जो 48% पैलेस्टाइन के पास था, तो 2011 में वो बचा 12% या 11-12% के आसपास बचा। और अब पता नहीं 2023 में या 2022 में कितना उनके पास बचेगा या नहीं बचेगा, वो तो इजराइल के हाथ में है। तो ये था एक्चुअली इनका इतिहास। तो 1945 से पहले इजराइल का नाम का कोई देश था नहीं। इजराइल, पैलेस्टाइन को काट के इजराइल बनाया गया। इजराइल बनाने के बाद इजराइल के पास तो अपनी सेना थी, उनके पास अपनी वायु सेना, जल सेना, थल सेना, सारी सेनाएं थी, सारे हथियार थे, सब कुछ था। लेकिन पैलेस्टाइन को कमजोर करने के लिए उन्होंने कह दिया कि भाई इनके पास कोई सेना नहीं रहेगी। और फिर तो पैलेस्टाइन को अगर कुछ भी करना होता था तो वो हमास नाम का कोई आतंकवादी संगठन है, वो कुछ करता था। और उसके जवाब में जितनी बार भी इजराइल ने हमला किया, उतनी बार पैलेस्टाइन को छोटा करता गया। तो अब लगभग 12% के आसपास ही फिलिस्तीन बचा हुआ है। और खाड़ी में जितने भी मुसलमान देश हैं, उन सब ने इजराइल से लड़के देख लिया, उनसे प्रतिरोध करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है और उनके पास हथियार इतने मजबूत और इतने सशक्त हैं कि वो उसका मुकाबला कर नहीं सकते हैं। तो उन सब लोगों को अकेले इजराइल हरा चुका है, तो वो अब कुछ कर नहीं सकते। तो ये एक्चुअली था इनका इतिहास। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वो सबको ऐसा लग रहा था कि भाई क्या है कि इजराइल में से फिलिस्तीन निकला या फिलिस्तीन में से इजराइल निकला। तो इसीलिए मैंने सोचा ये क्लियर कर दिया जाए कि फिलिस्तीन में से इजराइल निकला है, जैसे इंडिया में से पाकिस्तान निकला है। हालांकि वो पाकिस्तान का मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान है, क्योंकि इजराइल हमारा बहुत ही सपोर्टिव मित्र है और फिलिस्तीन भी हमारे लिए अच्छा ही है। तो हमारा तो न्यूट्रल स्टैंड रहा है वैसे भी एज एन इंडिया, हम तो दोनों के पक्ष में हैं। हम तो लड़ाई के वैसे भी पक्ष में कभी नहीं रहे। हमारा तो मानना ही, हमारे तो राष्ट्रपिता ने हमें सिखाया कि अगर तुम्हें कोई गोली मारे, कोई डंडा मारे, तो तुम उसको फूल दो और तुम उसको अहिंसा से, सत्य से जीतो। क्योंकि क्रोध से, हिंसा से दुनिया में तो आग लग जाएगी एक्चुअली। अगर फिलिस्तीनी लोग अगर थोड़ा सा अगर विचार करें, या पूरे मिडिल ईस्ट अगर थोड़ा सा विचार करें और ध्यान करें कि भाई लड़ाई अगर हथियारों से लड़ने की जगह अगर फूल से लड़ी जाए, प्रार्थना से लड़ी जाए, अहिंसा से लड़ी जाए, सत्य से लड़ी जाए, तो आप निश्चित रूप से आप समझिए आज नहीं तो कल आप इजराइल से जीत जाओगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप बम से, गोला बारूद से या बंदूक के दम पे अगर आप इजराइल से जीत जाओगे, तो ये बहुत, देख लीजिए आप लड़के कितना साल हो गए, इतने साल हो गए, अभी तक कुछ बिगाड़ नहीं पाए उसका। ऊपर से इजराइल कब्जा करता ही गया और कोई कुछ कर भी नहीं पाया, और अभी कुछ कोई कर भी नहीं पाएगा। तो सबसे अच्छा उपाय यही है, अहिंसा का, सत्य का और शांति का, जो महात्मा गांधी ने दिखाया था। महात्मा गांधी एक बहुत बहुत बड़े फिलोसोफर, बहुत बड़े नेता हो गए, और हमारे तो भारत के तो राष्ट्रपिता ही हैं। हालांकि आज लोग उनको भी गाली देते हैं, लेकिन ये एक तर्कयुक्त बात है। अगर कि आप किसी से डंडे से नहीं लड़ाई कर सकते, तो और अगर आपको उसका प्रतिरोध करना है, क्योंकि
प्रतिरोध नहीं करोगे अगर आप, तो वो तो कायरता हो जाएगी। तो कैसे प्रतिरोध करें? तो हम यही बोलेंगे भाई तू मार ले जितना मारना है। हम तो तेरे से बोलेंगे कि भाई तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो सके तो तुम इंसानियत कभी जागे तो हमारे देश पे तुम कब्जा मत करो। तो ये एक मार्ग है, अगर ये मार्ग अगर उन्होंने अपनाया तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में फिर ऐसा होगा कि, क्योंकि जो आदमी मार खाने के लिए जाता है ना खुले हाथ, और हाथ में कुछ ना हो, फूल लेके जाए और प्यार से, तो पूरी दुनिया फिर उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर कोई डंडा भाला या फिर कोई हथियार लेके जाए तो फिर कोई उसका सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए हिंसा का समर्थन नहीं होना चाहिए। आप अगर अहिंसा से अगर उसका मुकाबला करेंगे तो जीत सकते हैं। धन्यवाद।